बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम्द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ एंट्री टेस्ट। तो बच्चों, बुक 2 हमारी स्टार्ट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एमडी कैट के टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले आता है बेटा पीरियड्स एंड ग्रुप्स। बच्चों, यहाँ पर आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि एमडी कैट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उन्होंने चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं किया, बल्कि कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जो सारे चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले है जी पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो पीरियड्स की आज की हमारी डिस्कशन है। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स की 5 प्रॉपर्टीज का हमने जायजा लेना है, उनकी फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, उनकी डिपेंडेंस डिस्कस करनी है, उनके ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं, उनकी खुद की डेफिनेशंस डिस्कस करनी है, और देखना यह है कि किस तरह का एमसीक्यू जो है डेवलप हो सकता है फ्रॉम दीज टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पीरियड नंबर 2 एंड 3। पीरियड नंबर 2 एंड 3 में सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन पर, यानी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड को छोड़ते हुए बाकी तमाम पीरियड किसी ना किसी अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और किसी ना किसी नोबल गैस पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। जैसे कि सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं, नियॉन पर खत्म हो रहा है। थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गन तक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हमने इनके कौन से पैरामीटर्स को डिस्कस करना है, चंद एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया गया है, कोई बहुत डिटेल बात नहीं है और इसलिए बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, लेकिन जरा समझने वाला है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो ट्रेंड बेस्ड ही होगा। एटॉमिक रेडियस है बेटा हमारे पास, आयोनिक रेडियस है, मेल्टिंग पॉइंट है, 4 नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने बॉइलिंग पॉइंट को इसलिए स्किप कर दिया है, 5 पर मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दी है, 4 गायब है, क्योंकि किताब में टेक्स्ट बुक में हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक साथ डिस्कस होते नजर आते हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट और उसका ट्रेंड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन चूंकि बुक में डिस्कस नहीं किया गया अलग से सेपरेटली, इसलिए मुझे मजबूरन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली डिस्कस करने पड़ रहे हैं। बहरहाल बुक की लिमिटेशन से बाहर आते हुए हम एटॉमिक रेडियस की सबसे पहले बात करेंगे। व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस? चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में ये फिजिकल पैरामीटर जो अब हम डिस्कस करने लगे ये सारे ऑलरेडी वहां पर डिस्कस्ड हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस को वैसे तो आप एक सर्कल के रेडियस से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है वहां तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जिसको हम रेडियस कहते हैं, यहां पर अगर हम न्यूक्लियस से लेकर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालेंगे तो वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। वैसे तो डेफिनेशन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं कि इस तरह से मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। तो हमने उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 लाइक एटम्स एट दी देयर क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं कि जब 2 एटम जो लाइक एटम्स हैं, सोडियम सोडियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम हीलियम, when they are at their closest approach, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियानी फासले का हाफ आपने करना है, तो इसको हम नाम देंगे एटॉमिक रेडियस का। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस आज की डिस्कशन में हमने देखना है कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। तो बेटा ट्रेंड डिसाइड करने से पहले हमें फैक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर है जी एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। सर क्यों? देखिए बेटा एटॉमिक रेडियस का ताल्लुक है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस तक। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वहां कर क्या रहे हैं? ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी तो उतने वो नजदीक होंगे। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, number of protons in the nucleus increases. As the number of protons in the nucleus increases,
न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से रेडियस के कम होने का पूरा इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर सिर्फ ये अकेला फैक्टर होता, बाकी जो मैंने नीचे फैक्टर लिखे हैं वो ना होते, सिर्फ ये एक अकेला फैक्टर मौजूद होता, तो फिर होना ये चाहिए था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस सबसे लार्ज, जबकि जो लार्जर एटम है विद द ग्रेटर एटॉमिक नंबर्स, फॉर एग्जांपल यूरेनियम इज द लार्जेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, तो उसका साइज जो है वो क्या होना चाहिए था, सबसे छोटा। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इसका मतलब है दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट हैज द डिसाइसिव रोल इन डिसाइडिंग द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट जो मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख दिए, तो आप देख सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, सोडियम का 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आसान से पीरियड हैं दोनों, बिल्कुल सीधी सी बात है। सेकंड पीरियड एलिमेंट में तमाम में सिर्फ 2 शेल्स मौजूद हैं और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स में 3 शेल्स मौजूद हैं। तो वो कहते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। लेकिन जब आप ऊपर बात कर चुके हैं कि इस वक्त हम फिलहाल पीरियड्स की बात कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में सिर्फ 2 ही शेल्स मौजूद हैं, तो पहले एलिमेंट यानी लिथियम में भी 2 शेल हैं और सबसे आखिर वाला नियॉन उसमें भी 2 ही शेल हैं। इट मींस दिस नंबर ऑफ शेल्स हैज नो इफेक्ट in case of second period element or in case of third period element। यानी सेकंड पीरियड एलिमेंट को लिथियम को बेरिलियम से, बोरॉन से, कार्बन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को नियॉन से कंपेयर करें, आपस में कंपेयर करें, तो एटॉमिक रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए अगर नंबर ऑफ शेल्स की मुताबिक फैसला करना पड़े हमें। तो ये एमसीक्यू इस तरह से बनता है। वो कहता है कि इफ नंबर ऑफ शेल्स is the only decisive criteria to decide the atomic radius, what should be the atomic radius of lithium? It should be equal to neon, it should be equal to fluorine, it should be equal to boron, it should be equal to nitrogen। यानी लिथियम से लेकर नियॉन तक 8 के 8 एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बिल्कुल बराबर होगा अगर नंबर ऑफ शेल्स की बात करें। तो पहले में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहला फैसला क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। दूसरे वाले पैरामीटर ने क्या फैसला किया कि जी मुझसे मत पूछें, मैं तो क्योंकि कांस्टेंट चल रहा हूं इसलिए मेरे तरफ से रेडियस बराबर रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम द नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। 2 शेल हैं सेकंड पीरियड के और 3 शेल थर्ड पीरियड के। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक किससे बेटा, अंडरलेइंग इलेक्ट्रॉन से। अब आप देखें कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है, ये मैं एक कैमरा के सामने खड़ा हूं और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर मेरे और कैमरा के दरमियान ये मेरा हाथ आ गया, मेरे सामने आ गया, ठीक है, यानी व्हाट दिस हैंड इज डूइंग, इट इज शील्डिंग, इट इज शील्डिंग। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, पहले शेल के, दूसरे शेल के, तीसरे शेल के और फिर वैलेंस शेल के, या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहले शेल में है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी पहले शेल में, अंडरलाइंग शेल ही मौजूद नहीं है, इसलिए हीलियम का और हाइड्रोजन का शील्डिंग इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पीरियड एलिमेंट पर आते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट पे आते हैं और फिर नीचे प्रोसीड करते हैं, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान a definite number of electrons आने शुरू हो जाते हैं। For example, from lithium to neon, from lithium to neon, हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं they are creating the shielding effect। यानी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, 1s2 2s1। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, 1s2 2s2 2p2। यानी मकसद क्या है, मकसद बिल्कुल सिंपल है कि लिथियम से लेकर और नियॉन तक पहला शेल
मौजूद है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और अब एग्जामिनर यहां से इस तरह सवाल पूछता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर क्रिएटिंग शील्डिंग इफेक्ट इन केस ऑफ लिथियम, इन केस ऑफ बोरॉन, या सिंपल इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो तमाम सेकंड पीरियड एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आखिरी बात कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कांस्टेंट है इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 हो जाती है, वो नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन है। तो किसके इलेक्ट्रॉन है बेटा? नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 3s1, फिर इसकी 3s2, फिर इसकी 3s2 3p1, 3s2 3p2 एंड एटसेट्रा, और यहां पर 3s2 3p6 ये बनेगी। यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट के जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद 10 है। अब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड तक तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सरे दस तो ये सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, क्योंकि टॉपिक है पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड शील्डिंग इफेक्ट का रोल क्या है फॉर द सेकंड पीरियड एंड देन फॉर द थर्ड पीरियड? नो रोल एट ऑल, क्योंकि सेकंड पीरियड के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फ्रॉम होल ऑफ द पीरियड सेम है। सिमिलरली थर्ड पीरियड एलिमेंट में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट हैज नो रोल। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं और इफेक्टिवली अफेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिवली इफेक्ट करते हैं। और यहां पर हमें समझ आई बात बिल्कुल सिंपल सी कि एटॉमिक नंबर की वजह से लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और ये दोनों कोई रोल नहीं प्ले करते। इसलिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या आता है बच्चों? वो सबसे नीचे लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट इन दीज पीरियड्स, इन 2 पीरियड्स की बात हो रही है, इन पीरियोडिक टेबल की बात करें। इन दीज पीरियड्स लेफ्ट टू राइट इन दीज पीरियड्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो बच्चों ये एटॉमिक रेडियस का ग्राफ अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट का भी नजर आ रहा है आपको, थर्ड पीरियड एलिमेंट का भी नजर आ रहा है। अब चलते हैं आगे। अब आ गया जी आयोनिक रेडियस। यहां पर आसान सी बात यह है कि जाहिर बात है आयन्स होते ही 2 तरह के, वन ऑफ देम आर कैटायन, द अदर वन आर एनायंस। आपको पता है कि मेटालिक एलिमेंट्स कैटायंस बनाते हैं और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एनायंस बनाते हैं, जबकि दरमियान में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, जैसे बोरॉन है, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म आयन्स। तो अब जो कैटायंस हैं उनका रेडियस अलग डिस्कस होगा और एनायन का रेडियस अलग डिस्कस होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि अगर मुझे आयोनिक रेडियस के टाइटल के नीचे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस डिस्कस करना पड़े तो ये, यानी एग्जैक्टली सेम जो रेडियाई एटॉमिक रेडियस, जो फैक्टर एटॉमिक रेडियस को जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है वही फैक्टर आयोनिक रेडियस को उसी तरह ही डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल सेम इफेक्ट दोनों पर डाल रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। हम ये बात जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल में, हमें इल्म है कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम व्हाइल एनायन इज लार्जर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन से इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन के एडिशन से इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है कि कैटायन के केस में रेडियस स्मॉलर हो जाता है और एनायन के केस में रेडियस लार्जर हो जाता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड पीरियड एलिमेंट के रेडियाई को लिखा है। इन रेडियाई को मैंने तरतीब से लिखा है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आपको देखकर सामने आते हैं कि सर आपने बोरोन और कार्बन को नहीं लिखा। पहला क्वेश्चन, बेटा बोरोन और कार्बन को मैंने इसलिए लिखा, ना बोरोन ने आयन बनाना है ना कार्बन ने आयन बनाना है। अगर ये दोनों आयन बनाएंगे तो नेगेटिव आयन बनाएंगे और उनका रेडियस क्या होगा अभी देख लेते हैं। दूसरी बात, सर आपने लिथियम तो 1 पॉजिटिव लिखा है लेकिन बेरिलियम 2 पॉजिटिव लिखा है। सिमिलरली नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, इनका चार्ज क्यों सेम नहीं रखा?
तो बेटा आयोनिक रेडियस डिस्कस करने के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि दे मस्ट बी, द आयन्स मस्ट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, द आयन्स मस्ट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए इस वर्ड को जरा गौर करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग है कि ऑल द टू आयन्स, द फोर आयन्स, द फाइव आयन्स, जितने भी आयन्स हैं जिनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेयर किया जा रहा है, दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, यानी 5 एक के पास तो 5 ही दूसरे के पास। फॉर एग्जांपल लिथियम 1 पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, जब उसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। इसका मतलब है लिथियम पॉजिटिव 1 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम पॉजिटिव 2 के पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। तो अब आप देख सकते हैं 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये तीनों एनाइन 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इन तीनों को मैंने इकट्ठे लिखा है, उन दोनों को इकट्ठे लिखा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट लिथियम लेफ्ट पर होता है और बेरिलियम राइट पर होता है पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए नजर आ रहा है, लिखो लिथियम का ही रेडियस पॉजिटिव 1 का लिथियम का रेडियस लार्जर है और बेरिलियम पॉजिटिव 2 का स्मॉलर है। सिमिलरली यहां पर भी देखें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आयोनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, ये लिखो। यानी इन पीरियोडिक टेबल सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, आयोनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। इन 3 फैक्टर्स के अलावा आयोनिक रेडियस को डिस्टर्ब करने वाला, इन 3 फैक्टर्स के अलावा आयोनिक रेडियस को डिस्टर्ब करने वाला एक और फैक्टर है, वो है चार्ज ऑन आयन। कि चार्ज क्या है, और उसके लिए कैटायन का क्राइटेरिया और है, एनायन का और है। वो कहता है फॉर अ कैटायन रेडियस एज द चार्ज इंक्रीजेस रेडियस डिक्रीजेस। चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा। ऊपर एग्जांपल वाज़े तौर पर चीख के कह रही है कि ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। बेरिलियम पॉजिटिव 2 का रेडियस स्मॉलर है और लिथियम पॉजिटिव 1 का रेडियस लार्जर है। मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 का रेडियस स्मॉलर है और सोडियम पॉजिटिव 1 का रेडियस लार्जर है। जबकि एनाइन के लिए यही क्राइटेरिया बिल्कुल 180 डिग्री पर रिवर्स है कि एज द चार्ज ऑफ द एनाइन इंक्रीजेस रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। ये देखिए नाइट्रोजन 3 नेगेटिव रेडियस सबसे बड़ा, 2 नेगेटिव थोड़ा रेडियस कम, 1 नेगेटिव रेडियस थोड़ा सा और कम। यहां पर भी ऐसे ही होगा कि सल्फर 2 नेगेटिव रेडियस लार्ज, क्लोराइड 1 नेगेटिव रेडियस स्मॉल, फास्फाइड 3 नेगेटिव सबसे बड़ा। तो ये था बेटा आयोनिक रेडियस। इसका ट्रेंड आप लोग अभी थोड़ी देर पहले आयोनिक रेडियस जब मैंने स्टार्ट किया उससे पहले आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बेटा अब हम चलते हैं जनाब थर्ड टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मैंने डिस्कशन के बिल्कुल शुरू में कहा कि होना तो ये चाहिए था कि जैसे कोर्स आउटलाइन में बॉइलिंग पॉइंट लहदा से लिखा हुआ है हमें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन किताब में टाइटल बना हुआ है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो समझता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत बड़ा भी फर्क नहीं है, लेकिन फिलहाल हम उसको सेम ही मानेंगे। बेटा मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात की जाए या बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, दोनों केसेस में आप याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किसी भी एलिमेंट की बात हो रही है, याद रहे कंपाउंड्स की हम जिक्र नहीं कर रहे, प्योर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। उन प्योर एलिमेंट्स की जो नेचुरल फिजिकल स्टेट है, जिसको आसान तरीन अल्फाज में हम रादर आई शुड से टेक्निकल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लिया जाएगा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट लिया जाएगा कि यानी वो किस शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये देखिए जब हम सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात करते हैं तो लिथियम मेटालिक सॉलिड है, बेरिलियम मेटालिक सॉलिड है, बोरॉन एंड कार्बन कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट एटॉमिक सॉलिड्स हैं,
यानी एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जाहिर बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। लेकिन जब आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात करते हैं तो दे आर गैसेस, ये सारे के सारे गैसेस हैं, और जाहिर बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो बेटा देखिए कि लिथियम से लेकर कार्बन तक जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है आउटर शेल की, यानी वैलेंस शेल की 2s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है बच्चों, 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2। As we are proceeding from left to right in the period up to carbon, यानी up to middle of the period, the number of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड स्टेट में मौजूद हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3 और कार्बन में 4। इसका मतलब है कि लिथियम की बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन की 3 है और फिर कार्बन की पूरी 4 है, और 4 से ज्यादा बॉन्ड एक वक्त में बन नहीं सकते। रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है बेटा कि जो लिथियम है और जो कार्बन है अप टू कार्बन, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लिथियम और बेरिलियम दोनों मेटालिक सॉलिड्स हैं, वो मेटालिक लैटिस की शक्ल में एग्जिस्ट करेंगे। मेटालिक लैटिस का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके बाद जब आप कोवलेंट लैटिसेस पर आएंगे बोरॉन और कार्बन में, तो वो कोवलेंट जॉइंट लैटिस बनेगी, सारे ही एटम सारे ही दूसरे एटमों से मिले हुए। फॉर एग्जांपल कार्बन इन केस ऑफ डायमंड बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, तो जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है अप टू कार्बन। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन एंड बोरॉन टू कार्बन, एंड दिस मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत ही गैर मामूली वैल्यू से बढ़ता चला जा रहा है, बहुत गैर मामूली वैल्यू से। लेकिन जैसे ही आप जंप लगाते हैं अप टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों, उनके मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर इतनी ज्यादा हुई कि साथ साथ वाले एटम ने मिलकर आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लिया और वो आप डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना है, तब वो फिजिकल स्टेट उसकी डिसाइड होगी, क्योंकि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट गैर मामूली तौर पर बहुत कम। ये लिथियम की बात हम करें और कार्बन तक जाएं, जैसे कि आपको इस वक्त आपके चार्ट में नजर भी आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट बना हुआ, तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट 500-550 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो बढ़ता 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 बहुत ही गैर मामूली वैल्यू तक जा रहा है। लिथियम के मेल्टिंग पॉइंट 187 से हम स्टार्ट करें तो वो 187 से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है इस वक्त, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट 3500 से थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है और बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज पहले दो मेटालिक लैटिस हैं और अगले दो कोवलेंट लैटिस हैं, और कोवलेंट लैटिस का मेल्टिंग पॉइंट गैर मामूली तौर पर ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि उससे आगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ही वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि डेवलप भी उस वक्त हो रही है जब उनको शदीद ठंडा किया जा रहा है, फिर जाकर वो सॉलिडिफाई होते हैं और फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट मेजर किया जा सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट मैंने सेल्सियस में भी लिखा है, नीचे केल्विन में लिखने में जरा आसानी हो जाती है। केल्विन में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, फ्लोरीन का और कम, और नियॉन का सबसे कम। और नियॉन का गैर मामूली तौर पर कम क्यों है, लेकिन 63, 55, 53 यानी कमोबेश एक जैसे हैं, और वो 24 केल्विन। तो मेरा ख्याल है कि बताने की जरूरत नहीं, डाइएटॉमिक 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 वो मोनोटॉमिक है और वैलेंस शेल भी कंप्लीट है, पोलराइजेबिलिटी का साइज भी सबसे छोटा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट गैर मामूली तौर पर कम है। आपकी किताब में जो ये ग्राफ बना हुआ है उससे नहीं पता चलता, क्योंकि उसको दर हकीकत डिजाइन किया गया लिथियम, कार्बन, मैग्नीशियम वगैरह के लिए, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, वो स्केल इस्तेमाल किया गया। तो जब
इनको उसी स्केल पर ड्रा किया जाता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन एक ही जैसे ड्रा हो जाते हैं, इसलिए ये इनको अलग से ड्रा किया जाए तो बेहतर है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट का हमारे पास ट्रेंड क्या आया, दो ट्रेंड आए अलग अलग। फ्रॉम लिथियम टू कार्बन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रॉम नाइट्रोजन टू नियॉन इट डिक्रीजेस। दो अलग, पहले इंक्रीज होगा फिर एकदम बहुत नीचे गिरेगा नाइट्रोजन तक, और फिर नाइट्रोजन से आगे की तरफ गिरता ही चला जाएगा। ठीक हो गया सर। ये थर्ड पीरियड एलिमेंट में क्या सिचुएशन है, थर्ड पीरियड एलिमेंट सेकंड वाले से जरा गैर मामूली है, उसकी वजह ये थर्ड पीरियड एलिमेंट की सॉलिड स्टेट एग्जिस्टेंस यहां पर खत्म होती है जाकर, ये मैंने लिख दिया जी एस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये सारे एलिमेंट 6 के 6 सॉलिड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेटा ये तीन एलिमेंट मेटालिक लैटिसेस बनाते हैं, जबकि सिलिकॉन कोवलेंट लैटिस बनाता है, जबकि फास्फोरस, सल्फर ये मोलेकुलर लैटिस बनाते हैं, और क्लोरीन और आर्गन तो वैसे ही गैसेस हैं। तो अब आपको ये वैसे ही क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन उसी तरह इंक्रीज होगा जिस तरह लिथियम टू कार्बन इंक्रीज हुआ था, यानी सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा सिलिकॉन का, क्योंकि ये पहले तीन मेटालिक लैटिस और ये वाला कोवलेंट लैटिस बना रहा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट अचानक। लेकिन फास्फोरस और सल्फर क्या करते हैं, ये मोलेकुलर लैटिस बनाते हैं। फास्फोरस P4 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है यानी मॉलिक्यूल, जबकि सल्फर S8 की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है यानी मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में से सर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली S8 का ज्यादा होगा, उसका मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, टॉपिक का नाम है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, आगे लिखा हुआ है जनाब फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो वो कहता है लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी मीन greater dispersion of the electronic cloud, greater dispersion of the electronic cloud mean London dispersion forces of attraction stronger। तो सल्फर S8 एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और फास्फोरस P4 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, जबकि क्लोरीन और आर्गन तो आपको नजर ही आ रहे हैं कि क्लोरीन एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, साइज में भी बड़ा है, आर्गन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, साइज में भी छोटा है, एटॉमिक मास भी कम है उसकी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा। तो ये था जनाब मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। लो बच्चों, अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जो फर्स्ट ईयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड ईयर की बुक का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किस्म की केमिस्ट्री इसके गिर्द घूमती है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, वो सबसे ऊपर इक्वेशन लिखी गई है ताकि आपको डिफाइन किया जा सके कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हेनेवर वी प्लेस अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर इट मींस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ गैसियस कैटायन। और जाहिर बात है ये एक इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल से ही निकालेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बात याद रहे कि आपने आइसोलेटेड एटम से निकालनी है। ये इस तरह क्यों लिखा गया और सोडियम की एग्जांपल क्यों लिखी गई है, बिकॉज सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट होती है बेटा सॉलिड। तो सोडियम सॉलिड को पहले सबलाइम करके आप सोडियम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम सॉलिड से सोडियम वेपर्स तक का जो सफर है वो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी इससे अगला मरहला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन आपने इजेक्ट करना है फ्रॉम सोडियम टू सोडियम पॉजिटिव, फ्रॉम मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम पॉजिटिव एटसेट्रा। और एक बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड एंड एटसेट्रा, मींस हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ग्रेटर। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बेटा ये अभी आयोनिक रेडियस वाले टॉपिक में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था
कि whenever a cation is formed from a neutral atom, effective nuclear force of attraction for the remaining electron increases, और उसके इंक्रीज होने से रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों कि रेडियस भी कम हो जाता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अगर आपने सेकंड भी इजेक्ट कर दिया तो फिर थर्ड वाले के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। और मैनी टाइम अगर शेल एबॉलिश हो जाए, जैसे कि सोडियम के केस में शेल ही खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने से, तो फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। जैसे कि अल्कली मेटल्स के चैप्टर में ये बात मेंशन की गई है कि वेरी हाई वैल्यू ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ruled out the possibility of the positive 2 or higher oxidation states for the alkali metals। कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, थर्ड उससे भी ज्यादा, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर या उसके नियर टेम्परेचर पर प्रोवाइड नहीं की जा सकती, और बाद में क्रिस्टल्स बनते हुए ये एनर्जी रिलीज नहीं होती, यानी कंपनसेट नहीं होती, इसलिए ये काम नहीं किया जा सकता। यानी पॉजिटिव 2 या हायर ऑक्सीजन स्टेट अल्कली मेटल्स की नहीं होगी। आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी यानी डिपेंडेंस। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद उतनी ज्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी एक्सपेक्टेडली ज्यादा होगी। लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं, और देखिए नीचे एक और फैक्टर लिखा हुआ है, रेडियस। रेडियस का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स। आसान सी बात कि रेडियस जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। बड़ा रेडियस का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन उतनी कमजोर होगी जितना रेडियस लार्ज होगा। तो ये देखें रेडियस के बड़े होने से आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी आसानी से डिक्रीज होगी। इसलिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में जब आप आते हैं ऊपर से नीचे, तो आयनाइजेशन एनर्जी अब्रप्टली डिक्रीज होती नजर आती है। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक किससे? शील्डिंग इफेक्ट इज गोइंग टू अफेक्ट द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स increases, it can shield effectively the nuclear force of attraction for the outer electrons, means outer electrons will experience a very minute force of attraction, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम एनर्जी देकर इजेक्ट आउट किया जा सकता है। तो बेटा अगर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात की जाए, तो एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में बड़ी सेर हासिल तरीके से मैं आपको बता चुका हूं कि सेकंड पीरियड में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, थर्ड पीरियड में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपस में बराबर है। सेकंड वाले के 2 हैं और थर्ड वाले के 10 हैं। तो लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट बेटा यहां पर क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है, और इसके कांस्टेंट चलने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड आल्सो फॉर द थर्ड पीरियड एलिमेंट। लेकिन चूंकि रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये देखिए पहला फैक्टर क्या है बेटा? Z। तो लेफ्ट टू राइट Z इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। सेकंड फैक्टर रेडियस डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी फिर इंक्रीज होनी चाहिए। यानी 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसके हक में जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीज की हक में जा रहे हैं। तीसरे फैक्टर ने वैसे ही हाथ खड़े कर दिए कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शील्डिंग इफेक्ट का सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए और थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट एक जैसा चल रहा है, इसलिए फॉरगेट इट। सर ये 4 पॉइंट पे आपने क्या लिखा है? आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन P, ये क्या? याद रखिएगा बेटा, अगर वैलेंस शेल में S सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और P सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये देखें मैं इस बॉक्स में ये मैं दरमियान में प्लॉट कर रहा हूं, इसमें अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बन रही है 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक हो गई? एंड देयर इज द वैलेंस शेल, ये इसका वैलेंस शेल। अब कार्बन के वैलेंस शेल में p सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और s सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सर कौन से इजेक्ट होंगे?
वो देखिए वो ट्रेंड बता रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द s इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन p इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन d इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन f इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि p और s दोनों में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस शेल में, तो p में से इलेक्ट्रॉन पहले निकल आएंगे क्योंकि वो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे जरिए वो बाद में निकलेंगे। ठीक है, तो यानी इन दोनों में से अगर फैसला करना हो तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? p वाले इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में भी ऐसे ही होगा, यानी फ्रॉम बोरॉन टू नियॉन सब में ऐसा होगा, बोरॉन टू नियॉन, एल्यूमिनियम टू आर्गन सब में ऐसा होगा। ठीक हो गया। लेकिन उसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। कॉज ऑफ एनॉमलस ट्रेंड, जब हम पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट का ट्रेंड डिजाइन करते हैं तो वो ट्रेंड ये आता है, लिथियम इज लेसर देन बोरॉन, यानी लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम है। सर बोरॉन किधर से आ गया? यहां तो बेरिलियम लिखा हुआ, सेकंड पीरियड तो बेरिलियम है सेकंड पीरियड का, ये बोरॉन लिखा हुआ। बेटा इसी को तो कहा जा रहा है एनॉमलस ट्रेंड कि एलिमेंट बेरिलियम है लेकिन यहां पर पहले बोरॉन लिखा हुआ और आगे बेरिलियम लिखा हुआ। सिमिलरली जरा आगे देखें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह चेंज है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को पहले होना चाहिए और ऑक्सीजन को बाद में, लेकिन जरा वर्स देखें, ऑक्सीजन पहले लिखा हुआ नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज एनॉमलस ट्रेंड। ये जो लिखा गया है इस वक्त फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, इट इज द एग्जैक्ट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट, बिल्कुल सही उसका ट्रेंड यहां पर मौजूद है। इसी को एनॉमलस ट्रेंड कहा जा रहा है। इसकी रीजन ये ऊपर एक्सप्लेन की गई है। क्या है? वो कहते हैं कि फॉर द p d एंड f सबशेल्स, s के अलावा p के ऑर्बिटल्स की तादाद 3 होती है, d के ऑर्बिटल्स की तादाद 5 होती है, ठीक है, और f के ऑर्बिटल्स की तादाद 7 है। तो क्योंकि ये मल्टी ऑर्बिटल्स सबशेल्स हैं, इसलिए इनमें हुंड्स रूल अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। और हुंड्स रूल ये कहता है कि इफ वी हैव more than one electron to be placed, then the electron must be placed in separate orbitals if they are degenerate, then rather than to reside in the same orbital with the opposite spin. ठीक हो गया? तो हमने उनको अलग-अलग रखना है। तो वो कहता है इस वजह से p, d और f सब शेल में जो कंप्लीट एम्प्टी सब शेल होगा, यानी p0, d0, f0 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होगा, p3, d5 और f7। सर p3, d5, f7 का क्या मतलब है? बेटा p3 का मतलब है कि p के 3 ऑर्बिटल्स में से हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, px1, py1, pz1, ओबेइंग द हुंड्स रूल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली d के सब शेल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5d ऑर्बिटल्स में हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अब d5 पर। सिमिलरली f7 में भी ऐसे ही होगा। तो D's complete empty configurations, half filled configurations and completely filled configurations are symmetrical configurations, are symmetrical distributions, and these distributions are stable than the other distributions। यानी नाइट्रोजन कोशिश करेगा कि उसके 3 ही इलेक्ट्रॉन रहें p3 में। अगर आप नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे तो वो p3 से p2 में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जी कॉज ऑफ एनॉमलस ट्रेंड। तो अब ये जो कुछ लिखा हुआ है मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं ताकि आपको ये मिस्ट्री सॉल्व होती नजर आए। लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों? 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz all have one electron in accordance with Hund's rule। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रिंट आउट करते हैं यहां पर, इट बिकम्स 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 1 1 1 and 1 more। 8 पूरे करने, ये देखिए 8 लिखा, 2 और 2 4 और 2 6 और 7 और 1 8। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, दिस कॉन्फ़िगरेशन
is p4 configuration and that one is p3। तो वो कहता है कि जब आप ऑक्सीजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑक्सीजन बड़ी आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रादर आई शुड से कंपैरेटिवली आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। हालांकि होना इसके बरक्स चाहिए था, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। उसकी वजह कि ऑक्सीजन अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है p4, जबकि नाइट्रोजन p3 ऑलरेडी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है बेटा, बेरिलियम Be atomic number 4, the configuration is 1s2, 2s2 and 2p0। वो देखिए पहले ही 2p0 है, जबकि इसके कंट्रास्ट में अगर आप बोरोन 5 को प्रिंट करते हैं तो बनती है 1s2, 2s2 and 2p1। और 2p1 का बिल्कुल सीधा मतलब ये बन रहा है कि this configuration is unsymmetrical and has to be readily converted into this one। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट कुछ यूं निकलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी अपने जगह से कम नहीं होती, बल्कि बेरिलियम की जो एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उससे ज्यादा निकलती है, क्योंकि बेरिलियम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप और इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो होता ये है, ये देखिए, लेट्स से कि माय राइट हैंड इज बोरॉन एंड माय लेफ्ट हैंड इज बेरिलियम। होना ये चाहिए था, जैसे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट पर मौजूद है बेरिलियम और राइट पर मौजूद है बोरॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहां होनी चाहिए, बोरॉन यहां ऊपर और बेरिलियम यहां पर नीचे। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि जो कुछ मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया उसका मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना है कि बोरॉन अपनी जगह से नीचे गया, नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब ऐसे है, यानी ना सिर्फ बोरॉन अपनी जगह से नीचे मूव कर गया है ड्यू टू दिस एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बल्कि बेरिलियम भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से गैर मामूली तौर पर थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन उसको ऊपर लेकर जाती है, नाइट्रोजन को ऊपर लेकर जाती है, इवन नियॉन को भी ऊपर लेकर जाती है, यानी नोबल गैसेस में वो नियॉन एंड पर मौजूद है, तो नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ी सी ज्यादा है, और उसकी वजह उसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल का कंप्लीट होना, जिसकी वजह से फिर हमारे पास जो फाइनल ट्रेंड निकलता है वो ये, दो एनॉमलस ट्रेंड्स को छोड़कर लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। अब देखिए, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट से ज्यादा है, जबकि तमाम सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज्यादा है थर्ड ग्रुप एलिमेंट से। सिमिलरली 5a ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तमाम 6th ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा है। तो ये था हमारा बच्चों आज का पीरियड्स के मुतालिक मुकम्मल डिस्कशन। अब आपके सामने एक स्क्रीन उभर रही है जो आपको नजर आ रही है, इसमें बेटा सिंगल पिक में सब कुछ दिखाया जा रहा है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरफ चेंज हो रही है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह सारी। इनमें से चंद एक आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको देखें जरा। हमारी डिस्कशन आज की यहीं पर अख्ताम पजीर होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम ग्रुप्स की डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।